नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ एकेडमी में। और आज के दिन जो आपका बीएससी एग्रीकल्चर छठा सेमेस्टर जो है उसी सेमेस्टर को कंटिन्यू करते हुए जो आपका नेक्स्ट पेपर है बेनिफिशियल इंसेक्ट एंड पेस्ट ऑफ हार्टिकल्चर क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट। यानी हार्टिकल्चर जो क्रॉप्स होती हैं उनमें कौन से जो लाभकारी कीट होते हैं, पेस्ट होते हैं जो हार्टिकल्चर क्रॉप में उनको बाधा पहुंचाते हैं, या देखो कुछ बेनिफिशियल भी होते हैं, कुछ हानिकारक भी होते हैं, दोनों का वर्णन करेंगे। ठीक है, उनका मैनेजमेंट यानी प्रबंधन कैसे करेंगे, कैसे इलाज करेंगे, सारी चीज़ें वो आपको बताई जाएंगी। तो आज का दिन जो है हम क्या बताएंगे आपको पहले पार्ट में, तो टाइप्स ऑफ सिल्क वर्म क्या है, ठीक है, बोलोनेटिज्म क्या है, बायोलॉजी उसका बताएंगे, सिल्क वर्म की बायोलॉजी बताएंगे, मलबरी कल्टीवेशन क्या है, ठीक है, मलबरी की वेराइटीज़ देख लेंगे, और मेथड हार्वेस्टिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ लेब्स। ठीक है, तो इतना तक हम आज ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में सेकंड वीडियो लेक्चर में आपका सेकंड सिलेबस का लाइन होगा। ठीक है, तो आज के दिन हम जो हमने आपको इतना भी क्लियर कर दिया साथियों कि भाग ए भी क्लियर कर दिया है कि एक एक चीज़ आपको बता दें पढ़ाने से पहले कि हम पढ़ाने क्या जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। ठीक है, अब यही नहीं पता है पढ़ने क्या जा रहे हैं, कौन से सिलेबस का पार्ट पढ़ते जा रहे हैं, तो इससे अथाह सिलेबस हो जाता है। कितना पढ़ेंगे जब आपको पता होगा कि हाँ ये चीज़ हमारे सिलेबस में है, इसी के अकॉर्डिंग पेपर बनेगा, तब जाके आप पढ़ेंगे। ऐसे तो हम 2000 MCQs बना देंगे इसी सब्जेक्ट पे, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं रहेगा। मतलब हमें सिर्फ सिलेबस पे है, सिलेबस से बाहर कभी छोटे मोटे एग्जाम में यूनिवर्सिटी पूछती नहीं है साथियों। ठीक है, तो भाग ए सिल्क कीट यानी रेशम कीट एवं शहतूत की खेती से जो क्वेश्चन होंगे वो कर लेंगे, उसके बाद में फिर नेक्स्ट सिलेबस से होंगे। ठीक है, तो साथियों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें। बहुत ही कम सब्सक्राइब है और बहुत ही टेलीग्राम पे कम लोग जुड़ रहे हैं, तो टेलीग्राम पे जुड़िएगा ताकि हमारा मनोबल बना रहे साथियों। और नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छी कोशिश हमारी तरफ से जारी है, काफ़ी अच्छा प्रयास होगा। पहले से आपको कई सारे टेस्ट दिए जाएंगे ताकि आप उन टेस्ट को हल करके जाएँ और एग्जाम में अच्छी तरीके से उसको फोड़ के आएँ। ठीक है, कोई नहीं, एक नंबर क्वेश्चन के साथ शुरू करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कीट शहतूत रेशम कीट है? तो कौन सा है भाई? तो बॉम्बेक्स मोरी जो है, ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बेक्स मोरी जो है शहतूत रेशम कीट है। 2 नंबर बोल्टिनिज्म का क्या तात्पर्य है? तो ये काफ़ी आपके सिलेबस में दिया है, इसको एक बार से जान लो, एक बार दिमाग में आप अपने अंदर इसको ग्रहण कर लो। है क्या? तो वर्ष में पीढ़ियों की संख्या को बोल्टिनिज्म कहते हैं। ठीक है, वर्ष में कितनी पीढ़ी हैं, ठीक है, तो उनकी संख्या को कहते हैं। अगला है टसर रेशम कीट किस पौधे पर पाला जाता है? तो किस पौधे पर पाला जाता है? तो उस पौधे को ध्यान रख ले साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो टर्मिनेलिया पौधा होता है, टर्मिनेलिया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेंगे साथियों, अगर मिल जाएँ तो हमें कमेंट कर देना। ठीक है, न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस से सिल्क कीट में कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ग्रेसरी। क्वेश्चन तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन सिलेबस के अनुसार दिखाओ में। 5वां है निम्नलिखित में से कौन सा द्विबोल्टिन रेशम कीट होता है? तो समशीतोष्ण जाति का द्विबोल्टिन रेशम कीट होता है साथियों। 6 नंबर है बॉम्बेक्स मोरी किस फैमिली से संबंधित है? तो बॉम्बिसिडेसी, बॉम्बिसिडेसी, बॉम्बेक्स से बॉम्बिसिडी। ठीक है, अगला है शहतूत की पत्तियों पर कटाई कितने दिन की अंतराल पर की जाती है? तो 30 से 35 दिन के अंतराल पर करते हैं साथियों। अगला है 8 नंबर रेशम की कौन सी अवस्था कोकून बनाती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिम्ब एक अवस्था होती है, डिम्ब को ही लार्वा कहते हैं। देखो लार्वा पीपा एडल्ट जो होते हैं इनको इंग्लिश में ध्यान रखो। ठीक है, तो डिम्ब हो सकता ना आए, हिंदी में भी आपको लार्वा लिख के आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना साथियों, डिम्ब मत याद रखना, केवल लार्वा याद रखना, लार्वा याद रखना जो आपका 1 नंबर बचाएगा। ठीक है, बॉम्बेक्स मोरी के जीवन चक्र में कुल कितनी अवस्थाएँ होती हैं? तो बस 4 ही अवस्थाएँ होती हैं, आप लोगों ने कायदे से पढ़ा होगा। सी हो जाएगा। कौन कौन सी है? एग है, लार्वा है, प्यूपा है और प्रौढ़ है यानी एडल्ट है। ठीक है, अगला है पिब्रिन। पिब्रिन रोग किससे होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है बेनिफिशियल इंसेक्ट के सिलेबस के अनुसार, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रोटोजोआ। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम का पेट क्वेश्चन होते हैं, इनके बिना पेपर ही बनना असंभव हो जाता है। फ्लेचेरी रोग, फ्लेचेरी रोग किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होता है। काफ़ी लोग वायरस इसको लगाएंगे साथियों, लेकिन ये जीवाणु के द्वारा होता है। ये क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाले होते हैं। मस्कार्डिन रोग का कारण क्या है? तो फंजाई होता है, फंगस होता है साथियों, फंगस होता है और फंगस का नाम भी मैंने दे दिया है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा फंगस। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन एक बोल्टिन रेशम कीट किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये समशीतोष्ण क्षेत्र में। देखो क्लाइमेट से संबंधित जरूर क्वेश्चन पूछता है, 2 से 3 क्वेश्चन। ठीक है, किस क्लाइमेट में कौन सा पाया जाता है? तो समशीतोष्ण क्षेत्र में। ये क्वेश्चन रट के जाना है साथियों, कोई भी क्वेश्चन छोड़ने वाला नहीं है। इतना हम दिमाग लगा के देते हैं कि आप अपनी तरफ से कुकू मत करें। ठीक है, ताकि आप अपनी तरफ से, क्योंकि लिंक परंतु ये सब छोड़ दें। ठीक है, हम यहाँ पे आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं देते हैं जो कि आपके एग्जाम में आने लायक ना हो या इंपॉर्टेंट ना हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिसर्च लगती है। कोई अगर 4 किताब पढ़ के पेपर में जो कुछ करके आ रहा है, हम यहाँ पर 4 किताब को पढ़ने के बाद में 1 महीने में उसकी रिसर्च करते हैं, यूनिवर्सिटी के पैटर्न पे चलते हैं, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन एग्री ज्ञानपीठ के बाहर से ना जाए साथियों। और ऐसा होता है, आप लोग देखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है ग्रेनेडिन रोग किस रेशम कीट में होता है? तो ग्रेनेडिन जाहिर सी बात है शहतूत में होगा, बॉम्बेक्स मोरी में। ठीक है, अगला है कोकून का सूखा वजन कितना प्रतिशत होता है? देखो कितना प्रतिशत पूछ दिया है, तो कितना प्रतिशत होता है? 10 से 15% होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है
रेशम बनाने की प्रक्रिया को कहते क्या हैं? तो बताओ भाई, सेरीकल्चर कहते हैं, सिल्वीकल्चर। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इसको, ठीक है। तो सेरीकल्चर पता सबको, सॉरी सी नंबर होगा सेरीकल्चर। देखो इस क्वेश्चन को काफ़ी गौर से देखिएगा, इसमें कितने हैं, ये सब कंफ्यूज करने वाले हैं, ठीक है। सेरीकल्चर सीरीकल्चर दोनों में काफ़ी लोग कंफ्यूज होंगे, तो हम इतना भी डाउट क्लियर करते हैं ताकि आप शब्दों से भी एग्जामिनर आपको भटका ना सके। तो सेरीकल्चर होता है, सीरीकल्चर कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है। सेरीकल्चर काफ़ी लोग ओवर कॉन्फिडेंस का चक्कर में पता खूब होगा लेकिन सिल्वीकल्चर मार के आएंगे, क्योंकि हमारा दिमाग यही सबसे ज़्यादा पकड़ता है साथियों, ठीक है। रेशम कीट के लार्वा की कितनी इंस्टार अवस्थाएं होती हैं? तो साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 इंस्टार होती हैं। 5 इंस्टार को आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत कतई नहीं है, कुछ नहीं पूछेगा। अगर आपका लिखने वाला होता तो आपको ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता, लेकिन अभी तक ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए सिर्फ यही जानना है कि 5 अवस्थाएं होती हैं, और इन अवस्थाओं से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो हम आपको सिलेबस के अनुसार बता देंगे, परेशान होना कतई नहीं है साथियों। 18 नंबर क्वेश्चन है, किस किस्म का शहतूत बस भर पत्तियाँ देता है? तो V1 ऑप्शन नंबर डी, V1 एक किस्म होती है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कोकून से रेशम प्राप्त करने की विधि कहलाती है रीलिंग हो जाती है। क्या होती है भाई? रीलिंग। ऐसे क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे साथियों? रीलिंग हो जाती है। बॉम्बिक्स मोरी का घरेलू रूप किससे उत्पन्न हुआ है? तो बी मंदरीना एक होती है, उसी से हुआ है, ऑप्शन नंबर सी बी मंदरीना। अगला है 21 नंबर। अब हम देखेंगे जो कीट एवं बागवानी फसलों के कीट देख लेंगे साथियों। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट आम की फसलों को सबसे अधिक क्षति पहुंचाता है? तो फ्रूट फ्लाई। देखो आपके सिलेबस में क्या दिया था? हॉर्टिकल्चर क्रॉप। क्या दिया था? हॉर्टिकल्चर क्रॉप। तो आम क्या है? हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, तो आम सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जो भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यूनिवर्सिटी हॉर्टिकल्चर क्रॉप से पूछता है हम वही बताएंगे। हॉर्टिकल्चर क्रॉप तो पता नहीं इतनी है कि पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाओगे, पर जो इंपॉर्टेंट है, जो यूनिवर्सिटी टारगेट करती है, जो लखनऊ कानपुर यूनिवर्सिटी बार बार अपने सिलेबस में पूछती है, बार बार क्वेश्चन में पूछती है, बार बार हर जगह वही क्वेश्चन पूछती है, इसलिए हम पैटर्न पे विश्वास करते हैं, बाकी हम कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, फ्रूट फ्लाई हो जाएगा साथियों, फ्रूट फ्लाई। 22 नंबर की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है भाई। टमाटर की फसल का प्रमुख कीट है साथियों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, क्या है? हेलिको बर्पा आर्मीजेरा होता है पूरा नाम इसका, ठीक है, हेलिको बर्पा आर्मीजेरा। 23 नंबर, साइट्रस की लीफ माइनर किस अवस्था में क्षति करता है? तो किस अवस्था में? तो लार्वा अवस्था में, ए नंबर ऑप्शन है। तो भाई ध्यान रखना, लार्वा अवस्था में क्षति करता है। आम की फसल में मिलीबग की रोकथाम के लिए कौन सी क्रिया प्रभावी है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, तनों पर ग्रेसिंग। बागवानी कीट प्रबंधन में सबसे सुरक्षित तरीका है साथियों, तो फेरोमोन ट्रैप कर दो, फेरोमोन ट्रैप लगा दो, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला है, भिंडी की फसल में प्रमुख कीट है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, थ्रिप्स जो होता है भिंडी की फसल में प्रमुख कीट होता है साथियों। अगला है, एरिसिलम सिल्क वर्म का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फिलोसेमिया रिसिनी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। कोकून में बनने वाला रेशम किस ग्रंथि से आता है? तो एक सिल्क ग्लैंड होती है, वहाँ से आता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। मूंगा रेशम स्रोत का कीट है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एंथेरिया एसेमेंसिस, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, रेशम उत्पादन में प्रयुक्त गर्म पानी में कोकून को डुबाना क्या कहलाता है? तो कोकून को डुबाना कहलाता है वाइलिंग, यानी बॉयल कर रहे हैं, ठीक है, तो बॉइलिंग हो जाता है। अगला है, कौन सा रेशम कीट पत्तियों को चबा कर खाता है? बताओ भाई। तो ये जितने भी हैं तीनों जो हैं, बॉम्बिक्स मोरी हो, चाहे एंथेरिया माइलिटा हो, चाहे फिलोसेमिया रिसिनी हो, ये तीनों जो हैं ये रेशम कीट की पत्तियों को चबा कर खाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा 31 का, ऑप्शन नंबर डी यानी तीनों। सेरीकल्चर में शहतूत की उपयुक्त किस्म कौन सी है? तो B1, जहाँ भी B1 दिखे आँख में इसके लगा देना है, इसके बिना क्वेश्चन ही नहीं बने, पेपर ही नहीं बनता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट किस्म हो जाती है, B1 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। B1 जहाँ भी दिखे वहाँ लगा देना है, भले आपको ना आता हो, आंसर आपका सटीक हो जाएगा साथियों। ये एग्री ज्ञानपीठ की खासियत हमेशा से रही है। रेशम कीट के लार्वा के मुख्य पात्र किस प्रकार के होते हैं? तो चबाने वाले होते हैं, बी हो जाएगा साथियों, चबाने वाले होते हैं। अगला है, रेशम कीट में सिल्क किस रासायनिक यौगिक से बना होता है? तो पैक्टिन से बनेगा नहीं, सेरिन से बनेगा नहीं, कैरोटीन से बनेगा नहीं, कैरोटीन का काम ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, फाइब्रिन और सेरिसिन। जो ऑप्शन 2 के साथ जुड़ा हो, जॉइंट ऑप्शन हो, बड़ा ऑप्शन हो, खासकर वही आंसर होता है। अगर आपको तुक्का लगाने की प्रैक्टिस करना है तो ये ध्यान रखना, जो बड़ा आंसर होता है, बड़ा उत्तर होता है विकल्प वाला, तो वही आंसर हो जाता है आपका, क्योंकि मतलब ही नहीं रहता है बड़ा करके देना, ठीक है, ध्यान रखना है। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है? टसर रेशम किससे प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा साथियों बी, एंथेरिया माइलिटा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। अगर हमारे पूरे वीडियो को देखते हो तो हम आपको 4 से 5 ऐसी ट्रिक बता देते हैं, और कभी कभी 15-16 बता देते हैं, ताकि आपका यूं ही पेपर निकल जाए, कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत भी ना हो। ऐसे आपकी ट्रिक भी बता देते हैं कि हाँ
ये क्वेश्चन, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पैटर्न पर दिन रात लगे रहते हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी बातों से भी काम हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं, आप लगातार उसको आगे बढ़ा के देखोगे, कोई मतलब नहीं रहता है, फिर आप पढ़ने वाले सीरियस व्यक्ति नहीं हो, ठीक है, ये तो पहचान होती है। एक तो आपको एग्जाम ओरिएंटेड दिया जा रहा है, हम सोचते हैं कि लोग 50 क्वेश्चन को तो 2-2 घंटे में करा रहे हैं, हम तो 10 मिनट के अंदर करा देते हैं, 15 मिनट बहुत ज़्यादा, ठीक है, उसमें भी आप काट काट के आगे बढ़ा के देखोगे तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। और 2 की आवाज़ पे कोई मतलब नहीं, आप 2 की आवाज़ कर लो तो उस पर भी कोई मतलब नहीं रहता है। 2 की आवाज़ उनका करो जो फालतू का बकवास करते हैं, ठीक है, कहते कुछ और है, बताते कुछ और हैं, दुनिया भर की गाथा आपके वीडियो में लाते हैं, तो ये हमारे पास नहीं है साथियों। केवल हम एग्जाम ओरिएंटेड चलते हैं, कुछ बातें होती हैं आपको बता देते हैं, और हमारे दिमाग में हमेशा ये जहन में होता है कि आपका पेपर कंटिन्यू लगा हुआ है, तो आपका टाइम बर्बाद करना हमारी मूर्खता है, और आपसे ज़्यादा हमारा टाइम कीमती है, पर हमारा आपका कर्तव्य एक साथ जुड़ा है। 36 नंबर है साथियों, रेशम कीट के जीवन चक्र में कोकून का चरण कौन सा है? हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन जो है प्यूपा, 36 का सी। एक रेशम कीट कितने दिन में कोकून बनाता है? तो 5 से 6 दिन में बनाता है, ऑप्शन हो जाएगा बी साथियों। रेशम कीट पालन में प्रयोग किया जाने वाला तापमान क्या होता है? बताओ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टेम्परेचर हो जाता है, टेम्परेचर से जरूर क्वेश्चन पूछता है, 23 से 28 डिग्री सेल्सियस गांठ में बांध लो, जहन में बसा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। अगला है 39 नंबर, सेरीकल्चर में पत्तियों को सुरक्षित रखने की विधि है? तो डी सभी विधि हैं, बायोरोधी डिब्बा है, ठंडी भंडारण है, नम कपड़े में लपेटना। अगला है लाभदायक कीट कौन सा है? तो ये सभी हैं, चाहे लेक इंसेक्ट हो, चाहे हनी बी हो, चाहे सिल्क वर्म हो, ठीक है, ये सभी हैं। हनी बी से हमें शहद मिलता है, तो सभी हैं, ठीक है। अगला है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यानी आईपीएम का पहला सिद्धांत क्या है? आईपीएम का पहला सिद्धांत क्या है? सबसे पहले आईपीएम क्या करता है बताओ? सबसे पहले भाई क्या करेगा? निगरानी और पहचान, यानी सबसे पहले रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 41 का सी। नीम आधारित कीटनाशक प्रमुख घटक है? नीम आधारित कीटनाशक का प्रमुख घटक क्या है? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका सी एजाडिरेक्टिन, 42 का सी। बायोपेस्टिसाइड का उदाहरण क्या है? तो ट्राइकोडर्मा हो जाएगा, ट्राइकोडर्मा बहुत ही सरल है। अगला है फेरोमोन ट्रैप किसे आकर्षित करते हैं? तो नर कीट को, ना कि मादा कीट को, ध्यान रखना, इसमें कन्फ्यूजन करेगा, करते तो कीट को है ही है, लेकिन उसमें कौन है, फीमेल है या मेल है? तो मेल कीट को, ठीक है। अगला है आईपीएम में बायोलॉजिकल कंट्रोल का प्रमुख उदाहरण क्या है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी बीटी भी है, टाइकोग्रामा और मेटाराइजिम। कोई बताएगा बीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत ही सिंपल होता है, कमेंट करो ताकि हम जान सकें कि ये चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें आ रही हैं कि नहीं। बताओ भाई बीटी का फुल फॉर्म। पपीते का मुख्य कीट क्या है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा साथियों डी हो जाएगा रेड पपीता मिलीबग। अगला है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का प्रमुख लाभ है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी लागत में कमी, पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता का संरक्षण, डी हो जाएगा साथियों। अगला है 48 नंबर, सेरीकल्चर उद्योग किस प्रकार की कृषि है? तो कृषि आधारित कुटीर उद्योग है साथियों। अगला है 49 नंबर, सेरीकल्चर को बढ़ावा देने वाली प्रमुख संस्था क्या है? तो इसे कहते हैं सीएसबी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। सीएसबी का फुल फॉर्म में सेंट्रल सिल्क बोर्ड। इसका हेडक्वार्टर कोई बताइएगा कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बताओ भाई कमेंट पे। भारत में सबसे अधिक रेशम कीट किस राज्य में होता है? तो सबसे ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है, कर्नाटका में होगा, डी नंबर ऑप्शन। तो साथियों ये आपके 50 प्रश्न पूरे हो गए हैं। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। साथियों बहुत ही कम लाइक होती हैं, कभी कभी एक वीडियो पूरा निकल जाता है, 100 व्यूज आ जाते हैं, 100-200, लेकिन लाइक कितनी होती हैं? जीरो। कभी कभी आ जाती है 1 लाइक, वो हम ही कर देते हैं। तो साथियों कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है, इसका मतलब आप हमको लेके सीरियस नहीं है, ठीक है। जितना अच्छा आपको कंटेंट फ्री में मिलता है उतना ही उसका घटिया रिस्पांस मिलता है, और अगर आपको यहीं पे बढ़िया कंटेंट मिले जो कि आज के चल रहा है गाना बजाने वाला, तो उस कंटेंट में आपको काफ़ी ज़्यादा लाइक भी मिलेंगे। तो आप लोग ग्रेजुएट हैं तो समझदार होंगे, तो साथियों कमेंट किया करें ताकि यूट्यूब को हमारा रिस्पांस अच्छा लगे, आपका रिस्पांस हमें अच्छा लगे और हमारा रिस्पांस यूट्यूब को अच्छा लगे, तभी जाके हम आगे अपना मनोबल बढ़ा पाएंगे और कंटिन्यू आपके लिए वीडियो ला पाएंगे, वरना हमारा मनोबल डाउन होता जा रहा है साथियों। और जैसे ही मनोबल डाउन होगा आप फिर यूट्यूब के इस भरमार में, ये जो कॉपी पेस्ट चल रहा है, इसमें आप चले जाएंगे और आपके एग्जाम में बाधा तो बनेगा। अगर कोई रिलीवेंट चैनल आपके समझ चाहता है तो उसको सपोर्ट नहीं दिया जाता है, क्योंकि सपोर्ट उसी को दिया जाता है जो बताएगा यहाँ पे है 500 MCQs हिंदी में, भारी भरकम थंबनेल लगाएगा, लेकिन भीतर क्या होगा? रामायण गाथा, एक क्वेश्चन बार बार वही घुमाएगा, कोई नहीं होगा, अंत में आप गाली दे पाओगे, गाली से ज़्यादा देने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते हो। लेकिन जहाँ पे आपको ओरिजिनल कंटेंट, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलता है, जहाँ पे रिसर्चर पढ़ाते हैं आपको, यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें मिलती हैं, लेकिन वहाँ पर रिस्पांस भी कम होता है साथियों। ये तो खैर हमारे देश की तो एक आदत है, लेकिन साथियों इस आदत को अगर तोड़ना है तो अगर ज्ञानपीठ से तोड़िएगा और कंटिन्यू मौज करिएगा, मस्ती करिएगा अपने इस वीडियो लेक्चर के साथ। और फिर मिलता हूँ सेकंड वीडियो लेक्चर इसी सेमेस्टर के इसी सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय। नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ अकेडमी में। और आज के दिन जो छठे सेमेस्टर को लेके जो बेनिफिशियल इंसेक्ट वाला जो आपका सब्जेक्ट चल रहा था 8वें नंबर वाला, जिसका पेपर आपका आने वाला है,
और उसी को लेके सेकंड वीडियो लेक्चर है और उसी में मैं सिलेबस आपका आगे कराऊंगा। क्या है सिलेबस, तो कल मैंने कुछ कर लिया था, काफ़ी कुछ कर लिया था, और आज उसी को कंटिन्यू करते हुए रियरिंग, देखो स्क्रीनशॉट ले लो सिलेबस का, ठीक है, ताकि आप ये समझ सको कि हम पढ़ा क्या रहे हैं और आप पढ़ क्या रहे हो। सबसे पहले यही आपको पता होना चाहिए। आप किसी का वीडियो देखते हो सबसे पहले उससे ये पूछो कि ये सिलेबस में कहाँ पे है, वरना MCQs की तो बाढ़ है। इतने MCQs आपको दे देंगे, लाखों करा देंगे, लेकिन सच मानिएगा आप अगर 500 MCQ सिलेबस के आधार पर ईमानदारी से कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन बाहर ही नहीं जाएगा, आपकी एक्स्ट्रा मेहनत ही बर्बाद नहीं होगी। ये मुश्किल से 2-2.5 घंटे का काम होता है साथियों, अगर 2-3 बार देखोगे तो और ही अच्छा है, ठीक है। ये केवल आपको एग्री ज्ञानपीठ कराता है। और साथियों इस बार हम अपना रिजल्ट देंगे 95% से ऊपर, देख लेना साथियों, 95% से ऊपर हर बच्चा लाएगा, हर बच्चा लाएगा, हर बच्चा महाकाल की कृपा से हर बच्चा लाएगा। हर भाई बहन, हर गाँव की चौखट पर बैठा बच्चा, स्टूडेंट, साथीगण, मित्रगण, सारे लोग एग्री ज्ञानपीठ के साथ जुड़े हुए हैं, कायदे से जुड़े हुए हैं, अच्छे से जुड़े हुए हैं और बड़ी लगन के साथ मेहनत कर रहे हैं साथियों। तो कोई नहीं, बिना समय गवाए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, शहतूत रेशम कीट की प्रमुख पालनीय जाति कौन सी है? हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बॉम्बिक्स मोरी, ए नंबर ऑप्शन बॉम्बिक्स मोरी। 2 नंबर है शहतूत रेशम कीट की पालन अवधि होती है तो 22 से 28 दिन साथियों, 22 से 28 दिन। 3 नंबर है शहतूत रेशम कीट का प्रमुख आहार क्या है? सी नंबर हो जाएगा ऑप्शन शहतूत के पत्ते, सी नंबर। अगला है रियरिंग हाउस का उपयुक्त टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 23 से 28 डिग्री सेल्सियस, यानी 28 डिग्री सेल्सियस। रेशम कीट पालन में उपयोग की जाने वाली डिवाइस चंद्रिका का उपयोग कहाँ होता है? तो ये डिवाइस एक चंद्रिका होती है, इसका उपयोग होता है कोकून चढ़ाने में होता है, कोकून को चढ़ाने में होता है। रियरिंग ट्रे का उपयोग होता है साथियों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कीटों के पालन हेतु होता है रियरिंग ट्रे का उपयोग। अगला है कोकून की कटाई कब की जाती है मित्रगण? कोकून की कटाई होती है कोकून बनने के 5 से 7 दिन बाद साथियों, कोकून के बनने के 5 से 7 दिन बाद साथियों। कोकून को सुखाने की प्रक्रिया को मैंने बता दिया था, लेकिन फिर से जान लो क्योंकि ये VIP क्वेश्चन बन जाता है, इसके बिना पेपर अधूरा माना जाता है। ऑप्शन बी के साथ जाएगा, स्टफलिंग होती है, स्टफलिंग। अगला है शहतूत रेशम कीट का सबसे घातक रोग कौन सा है? तो फ्लैचेरी होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी साथियों। मस्कार्डिन रोग किसके द्वारा होता है? बताओ भाई किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा होता है। देखो कवक बैक्टीरिया 2 के द्वारा हुई, इसमें अधिकतर रोग होते हैं, तो आपको फालतू का मतलब वायरस ध्यान नहीं देना है, ठीक है। प्रोटोजोआ द्वारा भी होते हैं लेकिन मैक्सिमम कवक और बैक्टीरिया द्वारा, तो इन पे आप 50% तुक्का लगा सकते हैं। लेकिन अगर इन दोनों में सबसे ज़्यादा बात करूं तो कवक हो जाएगा, सबसे ज़्यादा कवक हो जाएगा। तो ये तुक्का हो जाता है, इस तरीके से तुक्का, क्योंकि हम बहुत रिसर्च के बाद आपको बता रहे हैं। जब आप 50 रोग पढ़ेंगे तब जाके 100 रोग पढ़ेंगे तब जाके आप ये रिसर्च ढूंढ के निकाल पाएंगे। लेकिन ये एग्री ज्ञानपीठ आपको करके दे रहा है। एक होता है खाना बनाना, एक होता है खाना बना बनाया मिलना। जब बना बनाया मिल जाता है तब आनंद आता है साथियों, बनाना नहीं पड़ेगा एग्री ज्ञानपीठ के चैनल पर साथियों। अगला है 11 नंबर फ्लैचेरी रोग किसके कारण होता है? फ्लैचेरी रोग बैक्टीरिया के कारण होता है, बी के साथ जाएगा, बैक्टीरिया के कारण होता है। पेब्लाइन रोग का कारक क्या है? हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, तो नोसेमा बॉम्बिसिस, ठीक है। अगला है रेशम कीट पालन में कोकून चढ़ाने के लिए उपयोग होता है, तो एक जाल होता है, लेकिन वो जाल छिद्र युक्त होता है ताकि अच्छी तरीके से कोकून ऊपर नीचे फ्लो किया जा सके। अगला है कोकून से रेशा प्राप्त करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो उसको कहते हैं रीलिंग। एक रील बनाई जाती है, जैसे रील बनाई जाती है तो वो रीलिंग कहलाती है। इस तरीके से इस पर कोकून चढ़ा दिया जाता है। अगला है ग्रेसरी रोग का लक्षण है कीट का पिघलना। जो कीट होता है वो क्या हो जाता है? पिघल जाता है, बॉइलिंग हो जाता है, तो उसी को कहते हैं कीट का पिघलना साथियों। अगला है शहतूत रेशम की उच्चतम गुणवत्ता किस बोलेटिनिज्म से मिलती है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए यूनिबोल्टिन से। अगला है रेशम कीट का पालन किस अवस्था में किया जाता है? तो लार्वा अवस्था ऐसी होती है जिसमें रेशम कीट का पालन करना सुनिश्चित किया जाता है। अगला है शहतूत रेशम कीट पालन में मोन्टेस का प्रयोग कब होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, कोकून बनाने हेतु किया जाता है। अगला है एक स्वस्थ कोकून से रेशा लंबाई लगभग होती है, तो 800 से 1200 मीटर साथियों, हो जाएगा सी ऑप्शन, 800 से 1200 मीटर। शहतूत रेशम कीटों से सुरक्षा के लिए मुख्य जैविक उपाय है साथियों, ऑप्शन हो जाएगा सी, रोगी कीटों को हटाना। अगला है 21 नंबर शहतूत रेशम कीट की पाचन ग्रंथि किस में परिवर्तित होती है? तो रेशम ग्रंथि में होती है, ऑप्शन हो जाएगा सी, रेशम ग्रंथि में। अगला है रेशम उत्पादन को सेरीकल्चर कहते हैं, या किस भाषा से आया है? बताओ भाई। सेरीकल्चर लेटिन, मैक्सिमम ऐसे एग्रीकल्चर में जो शब्द हैं वो लेटिन से ही आए हैं। ग्रीक कहीं नहीं, संस्कृत देखने को मिलेगा नहीं, फ्रेंच का मतलब नहीं, अंग्रेजी हो सकता है लेकिन मैक्सिमम केस में लेटिन होता है। तो आँख में इसके नहीं पता हो तो लेटिन ही लेकर क्या जाना, सही हो जाएगा साथियों। शहतूत रेशम उत्पादन में भारत का प्रमुख राज्य है, तो कौन सा है भाई? कर्नाटका है, सी हो जाएगा ऑप्शन,
काफ़ी लोग बंगाल बताएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो बताया जाता है वो अपडेट डाटा होता है, नियरली डाटा होता है, कर्नाटका होता है, गलत नहीं हो सकता है। कोकून से रेशा निकालने का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो हो जाएगा ऑप्शन आपका डी 85 से 95 डिग्री सेल्सियस साथियों। माउंटिंग अप्लियंसेस में कौन सा उपकरण नहीं आता है? तो इसमें कौन सा नहीं आता है? लीफ श्रेडर नहीं आता है, और बाकी चंद्रिका, ठीक है, मटका, प्लास्टिक नेट, ये तीनों यूज़ होते हैं, लेकिन ये लीफ श्रेडर इसमें श्रेडर इसके में प्रयोग नहीं होता है। 26 नंबर है, बीमार लार्वा को क्या करना चाहिए? अगर कोई भी लार्वा है जो बीमार हो गया है, रोग से ग्रसित हो गया है, बीमारी छा गई है उसके ऊपर, तो क्या करेंगे? उसको हम तुरंत अलग कर देंगे। उपचार तो देंगे, लेकिन सबसे पहले प्राइमरी हम तुरंत अलग कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम अलग कर देंगे, अलगाव कर देंगे, पानी से धोना ये सब बकवास है, ठीक है। अगला है, नोसेमा रोग किस प्रकार होता है? किस प्रकार का है बताओ, किस प्रकार का है? तो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ है नोसेमा। नोसेमा आपने पढ़ा होगा ना, तो नोसेमा प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं, प्रोटोजोआ द्वारा होता है। शहतूत रेशम की मुख्य विशेषता है, तो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, जो चिकना होता है, चमकदार होता है, मजबूत रेशा होता है साथियों। अगला है 29 नंबर, रेशम की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? तो देखो, जितनी अच्छी पत्ती की क्वालिटी होती है उतना ही अच्छा आपकी रेशम की क्वालिटी होगी, तो पत्तियों की गुणवत्ता पर। अंडों को स्टोर करने का टेम्परेचर क्या होना चाहिए साथियों? 5 से 10 डिग्री सेल्सियस स्टोर करने का टेम्परेचर है, बी हो जाएगा आंसर आपका। अगला है 31, रेशम कीट की कौन सी अवस्था सबसे सक्रिय होती है साथियों? तो होती है लार्वा। सबसे सक्रिय अवस्था होती है लार्वा, ध्यान रखना साथियों, लार्वा सबसे एक्टिव होती है, सबसे तेज होती है, सबसे गतिशील होती है। जो भी आ जाए तो लार्वा हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है लार्वा। एक कोकून से औसतन कितना रेशा प्राप्त होता है? तो 800 से 1200 मीटर साथियों, 800 से 1200 मीटर साथियों, सी नंबर ऑप्शन के साथ जाएगा। अगला है, सेरीकल्चर की एक महत्वपूर्ण अपशिष्ट सामग्री है, तो प्यूपा जो होता है वो एक अपशिष्ट सामग्री के रूप में निकलता है, सी हो जाएगा ऑप्शन। नोसेमा रोग का नियंत्रण किससे किया जाता है? हो जाएगा आपका डी नंबर ऑप्शन, डी नंबर, फ्यूमेगिलिन। अगला है 35 नंबर, सफल पालन के लिए आर्द्रता होनी चाहिए 60 से 70%, ऑप्शन हो जाएगा सी साथियों। अगला है, कोकून उत्पादन के बाद कीटों को नष्ट क्यों किया जाता है? डी नंबर ऑप्शन, सभी दुर्गंध से बचने के लिए, भविष्य के संक्रमण से बचाने के लिए, वजन घटाने से रोकने के लिए किया जाता है साथियों। अगला है, सेरिसिन क्या है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कोकून को ढकने वाला प्रोटीन एक होता है, ठीक है, कोकून को ढकने वाला प्रोटीन हो जाता है। अगला है, रियरिंग हाउस को कीटाणु रहित करने में कौन सी गैस उपयोगी है? तो सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, सी नंबर ऑप्शन। अगला है, सेरीकल्चर का उद्देश्य मुख्य है क्या है? तो रेशम का उत्पादन करना, यही है इसका, तो इसी से संबंधित होता है सेरीकल्चर, बताने की जरूरत नहीं है। रेशम कीट में डाइपोज किस अवस्था में होता है? तो एग स्टेज में, एग यानी अंडे की स्टेज में डाइपोज होता है साथियों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, जो कि इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन क्या है, कोकून माउंटिंग का सही समय क्या है? जब खाना बंद कर दे, जब खाना बंद कर दे तब कोकून माउंटिंग हो जाती है, यानी आराम का स्टेज हो जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, जब खाना बंद कर दे तब माउंटिंग शुरू होती है कोकून की। अगला है, पायरेक्सिया किस रोग में होता है? तो ग्रेसरी रोग में पायरेक्सिया होता है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, मस्कार्डिन रोग के दौरान कीट का रंग कैसा हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, व्हाइट हो जाता है, बोले तो सफ़ेद हो जाता है, व्हाइट हो जाता है। अगला है 43 के बाद 44, किस प्रकार की रोशनी लार्वा पालन के लिए उपयुक्त होता है? तो मंद होनी चाहिए और डायरेक्ट नहीं होनी चाहिए, परोक्ष होना चाहिए, सी हो जाएगा, मंद और परोक्ष होना चाहिए, ठीक है, मंद और परोक्ष होना चाहिए, मंद और परोक्ष। अगला है 45, रेशम के रेशा को कौन निकालता है? तो ये लार्वा होता है, लार्वा निकालता है। मैक्सिमम केस में लार्वा आंसर सही हो जाता है, मैंने बहुत सारे उत्तर देखे हैं, तो लार्वा ही बन जाता है उसका उत्तर। भारतीय रेशम बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? कोई बताएगा इस भारतीय रेशम बोर्ड है कहाँ पे? तो 1948 में हुई थी, तो है कहाँ पे, हेडक्वार्टर कहाँ है? बताओ कमेंट में, कोई भी हमारा भाई बहन मित्र बताए, ठीक है। अगला है, सेरीकल्चर में कुल कितने चरण होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, 4 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। दुनिया भर की गाथा पढ़ लो, लेकिन चरण की संख्या ध्यान नहीं रखोगे, 1 नंबर खटाक हो जाएगा। अगला है 48 नंबर, रीलिंग के बाद बचा प्यूपा किस में उपयोग होता है? तो खाद में, औषधि में, पशुचारा, सभी में। वेरी इंपॉर्टेंट, जो बचा हुआ प्यूपा होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत काम में आता है, ठीक है। ये एक अपशिष्ट पदार्थ की तरह बाहर निकलता है, अपशिष्ट सामग्री की तरह बाहर निकलता है, जिसका उपयोग काफ़ी लाभदायक होता है। सेरीकल्चर की सबसे बड़ी चुनौती है, देखो सबसे बड़ी चुनौती है कि रोग का प्रबंधन। 50 रोग होते हैं, 50 रोग होते हैं, उनका कंट्रोल बहुत मुश्किल हो जाता है साथियों। बारिश आता है, बारिश सेरीकल्चर की सबसे बड़ी चुनौती, बारिश तो हो नहीं सकती भाई, हम बिना बारिश में भी कर सकते हैं। तापमान नहीं, ऐसा नहीं है, बाजार बिल्कुल नहीं है, टेम्परेचर काफ़ी जल जाता है, टेम्परेचर का मतलब ही नहीं रहेगा, बाजार का क्या मतलब है भाई।
50 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने प्रकार के रेशम होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। उनके प्रकार कौन है? मलबरी है, टसर है, एरी, मूंगा, ओक। अब पूछ देगा क्वेश्चन, बताओ इसमें कौन सा टसर, इसमें कौन सा रेशम भारत में नहीं होता है? तो ये पाँचों देख लेना, जो इसमें से 5 के नहीं हो वो बता देना। और इससे बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 3 क्वेश्चन इसी से बनाएगा, पक्का बनाएगा, देख लेना। सबसे पहले 5, फिर ये एक ध्यान होना चाहिए, आपके जहन में बसा होना चाहिए साथियों। दुनिया भर की गाथा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो तुरंत अभी कर दिए एक लाइक ठोक दें, एक सब्सक्राइब ठोक दें, एक छोटी सी कमेंट कर दें और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे, कंटिन्यू आपके लिए अच्छा करते रहें। और साथियों फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तीसरे वीडियो लेक्चर के साथ, इसी सब्जेक्ट और इसी सेमेस्टर के लिए फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय। नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ अकेडमी में। और कल तक मैंने 3 वीडियो लेक्चर खत्म कर लिए थे। बेनिफिशियल इंसेक्ट जो छठे सेमेस्टर का सिलेबस था आपका, अब तीसरा वीडियो लेक्चर है। और तीसरे वीडियो लेक्चर में आपका सिलेबस काफ़ी कवर होने वाला है साथियों। 2 वीडियो को बिल्कुल चौक से देखना है, उसमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो छोड़ने वाला हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, करा दिए। अब जो है आपके नेक्स्ट सिलेबस है, नेक्स्ट क्वेश्चन ही। तो आज हम करेंगे आपका सिलेबस का अगला पार्ट था, मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट, क्या है इसका महत्व, बी कीपिंग, पॉलिनेटिंग प्लांट्स एंड देयर साइकिल, और बी बायोलॉजी, और कमर्शियल मेथड ऑफ रेयरिंग, ये सब देख लेंगे। ठीक है, तो इतने छोटे सिलेबस से 50 क्वेश्चन लाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। कैसे रिसर्च करके लाए जाते हैं तो मैं ही जानता हूँ। ठीक है साथियों, इन पीडीएफ के पीछे बहुत मेहनत लगती है, बहुत ही मेहनत लगती है। कभी 10 पेज का पीडीएफ बनाइएगा, पूरा दिन लग जाएगा साथियों। आप समझ सकते हो कितना बड़ा मैनेजमेंट लगता होगा, तब जाके ये क्वेश्चन आते हैं। और कितना मिलता है रुपये? 0 रुपये। बस आपके मनोबल और अपने कर्तव्य के नाते ये कर रहा हूँ। पर आपका कर्तव्य क्या है? सब्सक्राइब करना, शेयर करना और हमारा मनोबल बढ़ाते रहना। और आपका मनोबल निःशुल्क है। कैसे? सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं, कमेंट करने का कोई पैसा नहीं, लाइक ठोकने का कोई पैसा नहीं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का कोई पैसा नहीं, बल्कि आपका कल्याण होगा। ठीक है, तो ये ईमानदारी होती है साथियों। ईमानदारी पढ़ाई के साथ ज़रूरी होती है। कोई नहीं, बार बार बताने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। खैर, रिस्पांस तो अच्छा नहीं मिल रहा है साथियों। हमको निराशा ज़रूर, हर बार मुझे निराशा मिलती है। हर वीडियो में कोई भी ऐसा वीडियो नहीं है जिसमें हमें कुछ आशा मिल रही है। ठीक है, फिर भी अपना कर्तव्य कर रहे हैं साथियों। पहला नंबर क्वेश्चन है, कीटाणु रोधन का सर्वाधिक सामान्य तरीका कौन सा है? तो सबसे सामान्य तरीका होता है फ्यूमिगेशन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, फ्यूमिगेशन। हनी बी में कौन सी जाति भारत में सबसे प्रमुख हो जाती है? ऑप्शन हो जाएगा सी, एपिस इंडिका होती है, सबसे प्रमुख होती है एपिस इंडिका। मधुमक्खी की कौन सी जाति विदेशी और व्यावसायिक पालन में सफल रही है? ऑप्शन हो जाएगा बी, एपिस मेलिफेरा, एपिस मेलिफेरा। 4 नंबर, एपिस मेलिफेरा की रानी मधुमक्खी की जीवन अवधि, सी नंबर ऑप्शन, 2 से 3 वर्ष की होती है, 2 से 3 वर्ष की होती है। शहद का मुख्य घटक होता है साथियों, तो ग्लूकोज हो जाता है, ग्लूकोज होता है, बी नंबर ऑप्शन, ग्लूकोज हो जाता है। हनी बी कॉलोनी में श्रमिक मधुमक्खी क्या कार्य करती हैं? हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, बी और सी, यानी परागण और भोजन संग्रह दोनों का काम करती हैं। अगला है, लाभकारी कीटों में कौन प्रमुख है? हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, मधुमक्खी जो है वो प्रमुख है। 8 नंबर है, ट्राइकोग्रामा किस प्रकार का लाभकारी कीट है? तो परजीवी कीट है, सी नंबर, परजीवी कीट है। अगला है 9 नंबर, कीटाणु रोधन में किस रसायन का सबसे अधिक उपयोग होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का उपयोग होता है। 10 नंबर है, मधुमक्खियों के लिए आदर्श तापमान होता है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, अब देखो साथियों 10 क्वेश्चन ये हो गए हैं, तो अब हम फिर से एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 60 क्वेश्चन आज आपको मिलेंगे। डिसइंफेक्शन का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? ए नंबर हो जाएगा उबालना, उबालना। भाई डिसइंफेक्शन मतलब इन्फेक्शन नहीं हो, अगर इन्फेक्ट हो गया है तो उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए क्या है? बॉइलिंग कर दो, सारे जो इसमें बैक्टीरिया और जो भी होगा मर जाएगा। ठीक है, अगला है 2 नंबर, लाभकारी कीटों में से कौन है? तो भाई लेडी बर्ड बीटल जो होती है लाभकारी होती है। ठीक है, लाभकारी कीट लेडी बर्ड बीटल हो जाती है। ठीक है, तितली भी नहीं, दीमक भी नहीं, मक्खी भी नहीं। ठीक है, देखो ऑप्शन के अनुसार है, वरना मधुमक्खी होती तो हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तितली कुछ कह सकते हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं, बल्कि ये ऑप्शन के अनुसार लेडी बीटल और लेडी बर्ड बीटल होगा। ठीक है, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? तो एपीकल्चर होता है, ऑप्शन नंबर बी, एपीकल्चर हो जाता है। 4 नंबर क्या है, परागण में मधुमक्खी का मुख्य योगदान क्या है? ऑप्शन बी हो जाएगा, फूलों से पराग को इकट्ठा करना साथियों। मधुमक्खी जीवन चक्र का पहला चरण क्या है? ऑप्शन नंबर सी। साथियों हम हर क्वेश्चन को इतने तरीके से अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करें, लेकिन बहुत समय हो जाएगा। आजकल लंबा वीडियो कोई देखना नहीं चाहता है। हमें आप बताएं क्लियर करके कमेंट बॉक्स में कि हम 40 मिनट का एक वीडियो बनाएं। वो 40 मिनट का वीडियो आपके जहन में बस जाएगा, हर क्वेश्चन की ट्रिक हो जाएगी, हर क्वेश्चन का मतलब ट्विस्ट समझ जाएंगे, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा। लोग बड़े बड़े वीडियो, गाने बना जाना, पिक्चर देखना पसंद करते हैं, लेकिन बड़े वीडियो नहीं। अगला है 6 नंबर,
कौन सा जीव कीट कंट्रोल में सहायक है? ऑप्शन हो जाएगा सी, लेडी बर्ड बीटल जो है कीट कंट्रोल में सहायक है। ऑटोक्लेविंग किस प्रकार का डिसइंफेक्शन है? तो एक भौतिक डिसइंफेक्शन है। ऑटोक्लेविंग भौतिक होता है, ऑटोक्लेविंग भौतिक होता है। मधुमक्खी के पराग एकत्रित करने वाले पैर कौन से हैं? तो पिछले पैर से वो पराग लाती है, आपने देखा होगा पिछले पैर से पराग लाती हुई। अगला है 9 नंबर, किस माध्यम से हवा से परागण होता है? तो उसी को कहते हैं एनीमिफोली, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बेरी बेर आपने पढ़ा तो होगा लेकिन ध्यान रखना, एनीमिफोली। अगला है छत्ते में मोम किसके द्वारा बनता है? तो किसके द्वारा? वर्कर मधुमक्खी होती हैं, यानी जो कामगर होती हैं, वर्कर जो श्रमिक होती हैं, ठीक है। अगला है पानी को शुद्ध करने के लिए सबसे सामान्य डिसइंफेक्शन तरीका क्या है? फिर से वही बात है, उबालना यानी बॉयल करना। अगला है 12 नंबर, लाभकारी कीटों का कृषि में महत्व है क्या है भाई? 2 नंबर ऑप्शन, दोनों हो जाएंगे, कीट को कंट्रोल करना और परागण करना दोनों हो जाते हैं। अगला है 13 नंबर, मधुमक्खी पालन में ड्रोन का क्या रहे? देखो ड्रोन जो होती है मतलब ड्रोन मधुमक्खी कार्य है रानी के साथ प्रजनन करना। ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन हो जाएगा बी। डिसइंफेक्शन के लिए इस्तेमाल होने वाला क्लोरीन किस प्रकार का है? तो रासायनिक है। तो क्लोरीन रासायनिक होता है भाई, रसायन होता है। 15 नंबर है, मधुमक्खी की जीवन अवधि में कौन सबसे लंबा जीता है? तो रानी मधुमक्खी जो होती है सबसे लंबा जीवन जीती है। 16 हो जाएगा, 16 नंबर का, परागण चक्र में मधुमक्खी की भूमिका क्या है? ऑप्शन नंबर बी है, पराग का फूल से फूल तक स्थानांतरण। ऑप्शन हो जाएगा बी के साथ, तो 16 का ऑप्शन हो जाएगा बी के साथ। कौन सा कीट फसल के लिए हानिकारक है? साथियों दीमक जो है वो हानिकारक है फसल के लिए। बाकी लेडी बर्ड बीटल भी पॉजिटिव है, तितली भी है, मधुमक्खी ये लाभकारी होती है, लेकिन इसमें तितली कोई ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। अगर तितली मधुमक्खी में लाभकारी कीट पूछते तो सबसे ज़्यादा लाभकारी कौन हो जाता है? तो तितली से ज़्यादा हो जाएगा मधुमक्खी। और अगर लेडी बर्ड बीटल पूछते तो सबसे ज़्यादा लेडी बर्ड बीटल, ठीक है। और लेडी बर्ड बीटल और मधुमक्खी दोनों में तो दोनों अपनी जगह पे समान तरीके से महत्वपूर्ण यानी लाभदायक हैं। तो ऐसे दिमाग लगाया करो साथियों, ऐसे दिमाग लगाया करो। वाणिज्यिक मधुमक्खी पालन का कौन सा तरीका है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी साथियों, प्राकृतिक छत्ते में पालन बिल्कुल, बंद छत्ते में पालन बिल्कुल, मुक्त परागण, तीनों हो जाएंगे साथियों, ज़्यादा सोचना विचारना नहीं है। मधुमक्खी के शरीर का कौन सा भाग भोजन लेने के लिए उपयोग होता है? तो मुंह जो होता है, मुंह का भाग जो होता है भोजन लेने के लिए होता है। सी हो जाएगा ऑप्शन आपका। किस प्रक्रिया से रोगाणु नष्ट होते हैं? तो भाई डिसइंफेक्शन कर दो, रोगाणु नष्ट हो जाएंगे। डिसइंफेक्शन में क्या करते हैं? उबाल देते हैं। अगला आपका 21 नंबर, कौन सा कीट मक्के की फसल के लिए लाभकारी है? कौन सा कीट मक्के की फसल के लिए लाभकारी है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, लेडी बर्ड बीटल, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला है मधुमक्खी पालन में छत्ता किसका आवास होता है? तो मधुमक्खियों का होता है, बी नंबर हो जाएगा, 23 हो जाएगा। रानी मधुमक्खी कितने प्रकार की होती है? तो एक ही होती है ना, तो एक प्रकार की हो जाएगी। अगला है पानी के डिसइंफेक्शन में क्लोरीन का उपयोग किस रूप? देखो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्लोरीन, ठीक है। तो कहीं भी ऑप्शन आपको क्लोरीन दिखे समझ लो बेनिफिशियल इंसेक्ट में क्लोरीन का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। तो पानी के डिसइंफेक्शन में क्लोरीन का उपयोग किस रूप में होता है? तो गैस, ठोस, तरल यानी द्रव, तीनों रूप में होता है, तीनों रूप में हो जाता है मित्रगण। मधुमक्खी के जीवन में प्यूपा चरण क्या होता है? देखो प्यूपा चरण में होता क्या है? तो लार्वा से वयस्क तक संक्रमण की अवस्था को प्यूपा चरण कहते हैं। तो प्यूपा चरण इसी में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि काफ़ी सहज अवस्था होती है। डिसइंफेक्शन के लिए कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? तो भाई बताया मैंने, क्लोरीन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्लोरीन कहीं भी आ जाए आँख मीच के मार देना है कल वाले पेपर में। मधुमक्खी के पराग एकत्रित करने की प्रक्रिया को कहते हैं भाई परागण कहते हैं, ठीक है। पराग संग्रह, कुछ लोग पराग संग्रह लगाएंगे, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसने परागण की परिभाषा ही दे दी है साथियों, यही होती है इसकी परिभाषा। तो एग्री ज्ञानपीठ आपको बहुत कुछ बताता है, बहुत कुछ बातों में बताता है। वीडियो को आप आगे बढ़ाएंगे तो आप पीछे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि बातों से ही आपके क्वेश्चन सही होंगे। जो क्वेश्चन नहीं आपको आते हैं वो एग्री ज्ञानपीठ जो बताता है वीडियो में, जो उसका लेक्चर होता है, जो उसकी बातें होती हैं, वो क्वेश्चन उसकी बातों से होती हैं। 28 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, लाभकारी कीटों की संख्या बढ़ाने का एक तरीका है क्या? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, प्राकृतिक आवास का संरक्षण करना साथियों। अगला है 29 नंबर, वाणिज्यिक मधुमक्खी पालन में लॉन्ग लेगर्स तकनीक का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए हो जाएगा, ज़्यादा शहद प्राप्त करना। अगला है 30 नंबर, मधुमक्खी की जाति को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा एपिस मेलिफेरा, एपिस मेलिफेरा। जलाशयों में डिसइंफेक्शन के लिए कौन सा रासायनिक उपयोग होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, क्लोरीन का उपयोग होता है साथियों, क्लोरीन का उपयोग होता है। कौन सा पौधा मधुमक्खियों के लिए अच्छा पराग स्रोत है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों, सूरजमुखी बहुत ही अच्छा पराग स्रोत होता है। मधुमक्खी पालन के दौरान छत्ता कब साफ किया जाता है? तो बसंत ऋतु में साफ किया जाता है, सी नंबर हो जाएगा। डिसइंफेक्शन में फार्मालिन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन हो जाएगा सी, उपकरणों की सफाई के लिए फार्मालिन का प्रयोग होता है।
मधुमक्खी के शरीर पर परागकीट किस स्थान पर जमा होते हैं? जो पैर होते हैं, वो पैर में जो पंजे होते हैं वहाँ पर, तो पैर के पंजों पर। सी नंबर ऑप्शन 35 का। लाभकारी कीटों को संरक्षण देने के लिए किसे बढ़ावा देना चाहिए साथियों? तो जैविक खेती को देना चाहिए, हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। बहुत ही शानदार, जबरदस्त, लाजवाब। 37 नंबर क्वेश्चन है, मधुमक्खी के जीवन में ड्रोन का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन हो जाएगा बी, रानी के साथ प्रजनन करना। अगला है, डिसइंफेक्शन का उद्देश्य होता है साथियों, बी हो जाएगा, केवल रोगजनक जीवाणुओं को कम करना। अगला है 39 नंबर, कौन सा कीट फसल के लिए हानिकारक है? तितली का लार्वा जो होता है, ऑप्शन नंबर बी। मधुमक्खी का कौन सा अंग नेक्टर चूसने के लिए अनुकूलित है? ऑप्शन हो जाएगा बी, सूंड, जिसे प्रोबोसिस कहते हैं। अगला है 41 नंबर, पानी के डिसइंफेक्शन में कौन सा तरीका सबसे तेज और प्रभावी होता है? तो पराबैंगनी किरण जो होती हैं सबसे ज़्यादा प्रभावी होती हैं। अगला है, मधुमक्खी के जीवन चक्र में एग किस समय विकसित होता है? तो 3 दिन में। ऑप्शन हो जाएगा ए, 42 का ए। 43 नंबर, किस लाभकारी कीट का उपयोग फसल कीट नियंत्रण में किया जाता है? तो लेडी बर्ड बीटल का उपयोग 20 के साथ जाएगा। वाणिज्यिक मधुमक्खी पालन में छत्ता रखरखाव का मुख्य कारण क्या है? तो हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, रोग नियंत्रण, मधुमक्खी संख्या बढ़ाना, शहद की गुणवत्ता को बढ़ाना। अगला है 45 नंबर, मधुमक्खी के शरीर का कौन सा भाग संवेदनशील होता है? तो सी, जो सूंड होती है, एंटीना होता है, वो काफ़ी, भाई एंटीना क्या होता है भाई? स्वाद भी रखता है, सारी चीज़ें, ठीक है, सारी चीज़ों को महसूस फील भी करता है। तो सबसे संवेदनशील कौन होता है? तो सूंड यानी एंटीना होता है। कौन सी प्रक्रिया से कीटाणु नष्ट नहीं होते हैं? तो डिसइंफेक्शन से कीटाणु नष्ट, सॉरी, कौन सी प्रक्रिया से कीटाणु नष्ट होते हैं? तो डिसइंफेक्शन से, ठीक है, डिसइंफेक्शन से होते हैं। मधुमक्खी पालन में किसका नियंत्रण आवश्यक होता है? तो कीट और रोग का नियंत्रण आवश्यक होता है। सबसे जो खतरनाक तरीका है वो यही हो जाता है। परागण में मधुमक्खी के अलावा कौन सहायक होता है? तो भैया तितली भी सहायक होती है। तो भैया तितली भी, मच्छरबा नहीं होगा, मक्खी ये कहाँ से आएंगी, चींटी कहाँ से आ जाएंगी? तो भाई मधुमक्खी के अलावा तितली भी, जितना मधुमक्खी उतना सा थोड़ा बहुत कम तितली भी। मधुमक्खी के जीवन चक्र में पीपा का समय कितना होता है? तो 10 दिन हो जाता है। ऑप्शन ए के साथ जाएगा, 10 दिन हो जाता है। अगला अंतिम क्वेश्चन है साथियों मित्रगण, डिसइंफेक्शन में कौन सा तरीका सबसे सस्ता और आसान है? भाई सबसे ज़्यादा है उबालना, और उबालने में खर्चा आएगा नहीं। 2 ईंटें रख लो, थोड़ा ईंधन रख लो, उबाल दो भैया, 1 माचिस ले लो, बस हो जाएगा काम। उबालना सबसे सस्ता और सबसे अफोर्डेबल तरीका हो जाता है मित्रगण। तो 50 क्वेश्चन आपके इस वीडियो लेक्चर में हो गए हैं। तो साथियों 3 वीडियो लेक्चर आपके, ये तीसरा वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो गया है। चौथा वीडियो लेक्चर आएगा, उसमें और ज़्यादा आपका सिलेबस हो जाएगा। तो साथियों बिना ही किसी भी हवाबाजी और लफाजी के साथ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को भी बताएं, क्योंकि नॉलेज बांटने से ही बढ़ता है। नॉलेज नॉट फॉर लाइफ, नॉलेज फॉर नॉलेज। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्री ज्ञानपीठ अकाडमी में। और आज बीएससी एग्रीकल्चर छठे सेमेस्टर में जो आपका बेनिफिशियल इंसेक्ट और पेस्ट हॉर्टिकल्चर क्रॉप एंड देयर मैनेजमेंट चल रहा था, उसी को कंटिन्यू करते हुए आपके 3 वीडियो लेक्चर हो गए थे। ये आपका चौथा वीडियो लेक्चर है, और चौथे वीडियो लेक्चर में काफ़ी कुछ कंट्रोल हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो हम लोग लगभग 60% कवर कर चुके हैं, और आज और भी कवर हो जाएगा। तो हम लोग कल काफ़ी कर लिए थे। कल जो है कीपिंग और ये सारी चीज़ें हो चुकी थी, पोलिनेटिंग, प्लांट्स साइकिल ये भी हो चुका था। आज हम इक्विपमेंट से जो भी क्वेश्चन छूट गए थे, और इंसेक्ट, पेस्ट, डिजीज और हनी बी से जो भी क्वेश्चन बनेंगे उनको कंटिन्यू देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन में सबसे आवश्यक उपकरण कौन सा है? सबसे आवश्यक उपकरण है, ऑप्शन हो जाएगा बी, धुआं फेंकने वाला यानी स्मोकर। सबसे आवश्यक एक टूल्स पूछा है, टूल्स यानी उपकरण पूछा है, वो हो जाएगा स्मोकर यानी धुआं देना। अगला है बी, पास्चुरेज का मतलब क्या होता है? भाई बताओ, बी पास्चुरेज, देखो पास्चुरेज सभी में होता है, पास्चुराइजेशन। तो इसमें बी में क्या होता है, मधुमक्खी में क्या होता है? तो इसमें क्या होता है, मधुमक्खियों के लिए पौधों की उपलब्धता के लिए बी पास्चुरेज का उपयोग किया जाता है, बी पास्चुरेज का। बी फॉरेगिंग क्या होता है? बताओ भाई, बी फॉरेगिंग से क्या अभिप्रेत है? बताओ। बी फॉरेगिंग का मतलब होता है मधुमक्खी का भोजन खोजने जाना। जो मधुमक्खी होती हैं भोजन खोजने के लिए इधर उधर उड़ के जाती हैं, तो वो क्या करती हैं, बी फॉरेगिंग करती हैं। तो कहीं भी जाएँ तो ध्यान रखना कि मूँगफली बोल रहा हूँ, मधुमक्खी क्या है, बी फॉरेगिंग कर रही हैं, ठीक है। अगला है चौथा नंबर, मधुमक्खी आपस में किस माध्यम से संवाद करती हैं? तो नृत्य और फेरे, ठीक है। अगला है, हनी बी के सबसे आम रोग कौन से हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, नोसेमोसिस और बारोवा माइट, बहुत इंपॉर्टेंट दोनों रोग हो जाते हैं।
लेक कीट यानी लाख कीट की कौन सी प्रजाति भारत में सबसे प्रचलित है? तो केरिका लाका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत भारत में प्रचलित है, सर्वाधिक यही होती है लेक कीट की। 6 नंबर का एक के साथ जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। बी पास्चुरेज को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जाता है? तो फूलों की खेती बढ़ावा देना, फूलों की खेती को बढ़ावा देना, जिससे बी पास्चुरेज क्या होगा? काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। तो फूलों की खेती इसीलिए लोग करते हैं। अगला है बी फॉरेगिंग में मधुमक्खी कितने दूरी तक जा सकती है? तो बी फॉरेगिंग में मतलब मधुमक्खी जो है शहद ढूंढने के लिए कितनी दूर तक जा सकती है? तो साथियों 5 किलोमीटर दूर तक जा सकती है। आप लोग सोच सकते हो, तो 5 किलोमीटर दूर तक इकट्ठा कर सकती है। 5 किलोमीटर हो जाएगा। बी कम्युनिकेशन के दौरान मधुमक्खी कौन सा नृत्य करती है? यानी बी कम्युनिकेशन यानी बी संचार में जो आपस में बातचीत मतलब जो भिनभिनाने की आवाज़ होती है, उसके दौरान मधुमक्खी कौन सा नृत्य करती है? तो इसको बागलर नृत्य कहते हैं। बागलर नृत्य, बागलर, बागनर नहीं है, बागनर नहीं है, बागलर है साथियों। बहुत बहुत ध्यान रखना है, थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। आपको पता होते हैं क्वेश्चन, लेकिन ऑप्शन बा घुमा देता है एग्जामिनर और आप जाते हैं घूम, नंबर जाता है चला। क्यों? एग्री ज्ञान पीठ ज्वाइन नहीं किया होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, बारोवा माइट का असर किस पर पड़ता है? हो जाएगा सी ऑप्शन, मधुमक्खी के शरीर पर पड़ता है, मधुमक्खी के शरीर पर पड़ता है। अगला है बी सीजनल मैनेजमेंट में मुख्य चुनौती है ऑप्शन बी, फूलों की कमी, फूलों की कमी। अगला है बी पास्चुरेज के लिए आवश्यक 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 पौधा कौन सा है? बी पास्चुरेज के लिए आवश्यक पौधा है सूरजमुखी। ऑप्शन हो जाएगा सी, बी पास्चुरेज के लिए काफ़ी अच्छा होता है सूरजमुखी। लेक कीट से प्राप्त उत्पाद रोल कहलाता है, रोल कहलाता है, लेक कहलाता है, रोल कहलाता है। अगला है बी फॉर्गिंग के दौरान मधुमक्खी क्या इकट्ठा करती है? तो हो जाएगा बी नंबर, पराग और नेक्टर को इकट्ठा करती है साथियों। बी कम्युनिकेशन का एक उदाहरण क्या है? ऑप्शन हो जाएगा बी, बागलर नृत्य हो जाएगा, बागलर नृत्य हो जाएगा, बी हो जाएगा बागलर नृत्य। लेक कीट की किस अवस्था में सबसे अधिक राल उत्पादित होती है? ऑप्शन हो जाएगा सी, वयस्क कीट। 17 नंबर है साथियों, बी पेस्ट में कौन सा कीट मधुमक्खी के छत्ते को नुकसान पहुंचाता है? ऑप्शन हो जाएगा ए, बारोवा माइट, बारोवा माइट। बी सीजनल मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन हो जाएगा डी, मधुमक्खी का जीवन चक्र को प्रभावित करना। अगला है लेक कीट किस पेड़ पर अधिक पाया जाता है? तो सर्वाधिक आम पर पाया जाता है। ए ऑप्शन हो जाएगा, आम पर पाया जाता है। बी फॉरेगिंग के दौरान मधुमक्खी पराग एकत्रित करती है किस हिस्से से? सो पैर वाले हिस्से से। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला है बी कम्युनिकेशन में नृत्य का उद्देश्य होता है मित्रगण। ऑप्शन हो जाएगा बी, भोजन का स्थान बताना, भोजन का स्थान बताना। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 22, मधुमक्खी के छत्ते में कौन सा रोग सामान्य है? ऑप्शन हो जाएगा ए, नोजेमोसिस, नोजेमोसिस। ऑप्शन हो जाएगा ए। लेक कीट का बोटेनिकल नाम केरिका का है। ऑप्शन हो जाएगा ए, 23 का ए। 24 नंबर है बी पास्चुरेज में कौन सी समस्या होती है? ऑप्शन ए हो जाएगा, फूलों की कमी होती है। अगला है 25, बी पेस्ट का प्रबंधन किससे किया जाता है? तो जैविक उपायों से किया जाता है। ऑप्शन बी के साथ जाएगा मित्रगण। 26 नंबर है बारोवा माइट मधुमक्खी के किस हिस्से को प्रभावित करता है? तो पेट वाले हिस्से को साथियों। अगला है 27 नंबर, बी सीजनल मैनेजमेंट में कौन सा मौसम मधुमक्खियों के लिए सबसे अच्छा होता है? तो बसंत वाला हो जाएगा सी। अगला है 28 नंबर, बी पास्चुरेज किस प्रकार का होता है? तो प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार का होता है साथियों, प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार का होता है। अगला है 29 नंबर, बी कम्युनिकेशन के लिए मधुमक्खी किस तरह का संकेत देती हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, ध्वनि और नृत्य प्रकार का, ध्वनि और नृत्य प्रकार का। लेक कीट से प्राप्त रॉल का उपयोग किस में होता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा साथियों बी, रंग और वार्निश में, रंग और वार्निश में। बी फॉरेगिंग के दौरान मधुमक्खी किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए हो जाएगा फूलों की उपस्थिति पर। ऑप्शन हो जाएगा ए। हॉनी बी के रोग नोजामोसिस का कारण है। ऑप्शन नंबर डी, फंगाई, फंगाई। ऑप्शन नंबर हो जाएगा साथियों डी, फंगी। 33 नंबर है आपका, लेक कीट की प्रजनन क्षमता कब सबसे अधिक होती है? ऑप्शन हो जाएगा ए, गर्मी में, गर्मी में। 34 हो जाएगा, बी सीजनल मैनेजमेंट के अंतर्गत क्या किया जाता है? तो जो रोग होता है उसका कंट्रोल किया जाता है बी सीजनल मैनेजमेंट में। 34 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 35 नंबर है, बी पास्चुरेज में मधुमक्खी को सबसे अधिक कौन सी समस्या होती है? तो भोजन की कमी। ऑप्शन ए के साथ जाएगा, तो भोजन की कमी साथियों। 36 नंबर है, बी पेस्ट के लिए किस प्रकार के नियंत्रण उपाय अधिक प्रभावी होते हैं? तो जैविक। ऑप्शन बी हो जाएगा, जैविक नियंत्रण अधिक प्रभावी होते हैं। बी कम्युनिकेशन में बागलर नृत्य किस जानकारी को दर्शाता है? जो ये कहता है भोजन की स्थान और दूरी, यानी भोजन कितना दूर है, स्थान कौन सा है। तो ये बी कम्युनिकेशन आपस में बी कम्युनिकेशन करती हैं, कौन सी आवाज़ निकालती हैं आगे बताएंगे। लेक कीट की सर्वाधिक
वृद्धि किस प्रकार के पेड़ों पर होती है, लेकिन जो कठोर लकड़ी वाले होते हैं उन पर होती है, सख्त होते हैं उन पर होती है साथियों। 38 का ए। बी फॉरेगिंग के लिए मधुमक्खी किस दिन सबसे सक्रिय रहती हैं, तो सुबह के समय बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं साथियों गढ़। ठीक है, 39 के बाद 40 हो जाएगा भाई। हनी बी के लिए सबसे घातक रोग कौन सा है, तो बारोवा माइट। कितनी बार पढ़ोगे, अब तो जहन में बस गया होगा। बी सीजनल मैनेजमेंट कब शुरू होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बसंत से पहले। बसंत से पहले, बहुत सही, शानदार, लाजवाब। बी पास्चरिंग में मुख्य पौधे कौन से हैं, तो हो जाएगा ए नंबर, सूरजमुखी, अमरूद और मूंगफली, तीनों हो जाएंगे साथियों। अगला है 42 के बाद 43। बी कम्युनिकेशन के लिए कौन सी प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, बॉगलर नृत्य। बॉगलर नृत्य। लेक कीट से मिलने वाला प्रमुख रसायन क्या है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा साथियों सी, रोल हो जाता है, रोल। अगला है 45 नंबर। बी फॉरेगिंग किस बात पर निर्भर करता है, तो फूलों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। अगला है 46 नंबर। मधुमक्खी के छत्ते में रोग नियंत्रण के लिए कौन सा उपाय अपनाया जाता है, ऑप्शन हो जाएगा बी, रोग मुक्त छतों का उपयोग कर। छत्ते का उपयोग कर, छतों नहीं साथियों। बी सीजनल मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी सभी। क्या सभी, मधुमक्खियों की संख्या बढ़ाना, रोगों से बचाव करना और शहद की क्वालिटी को भी बढ़ाना साथियों। अगला है लेक कीट का उत्पादन किस मौसम में अधिक होता है, तो सबसे ज़्यादा होता है साथियों जब गर्मी होती है, तब टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है। बी कम्युनिकेशन में मधुमक्खी किस माध्यम से स्थान बताती है, तो नृत्य द्वारा नृत्य करके स्थान को बताती है, क्लियर करती है। 50 और आज का आखिरी क्वेश्चन है साथीगढ़। बी फॉरेगिंग के दौरान मधुमक्खी किस चीज़ को प्राथमिकता देती है, तो सभी, यानी फूल का रंग कैसा है भाई, फूलों की खुशबू कैसी है भाई, फूल का आकार कैसा है, ये सब फैक्टर प्रभावित करते हैं फॉरेगिंग के टाइम मधुमक्खी के लिए। तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों इंपॉर्टेंट है। बहुत सही, शानदार साथियों। 50 क्वेश्चन हमने पूरे कर लिए हैं। और साथियों इसी तरीके से प्लीज़ चैनल को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, हमारे मनोबल को कंटिन्यू बढ़ाइएगा। अगर आप लोग हमारे मनोबल को कंटिन्यू बढ़ा रहे हैं तो हम आगे जाके आपके लिए कुछ बेहद शानदार, ज़बरदस्त, लाजवाब करते रहेंगे। वरना ये गाड़ी अगर बीच में रुक गई तो आप कई सारे यूट्यूब के चक्कर में पड़ जाओगे, जो कि कॉपी पेस्ट रहते हैं, एक ही क्वेश्चन को बार बार घुमाते हैं। थंबनेल ऐसे लगाएंगे कि मानो कि एक ही वीडियो में सारा पेपर आपका फाड़ देंगे। ऐसा कुछ नहीं है साथियों। ये सब लोग आपको जो है, मैं किसी को पर्सनल तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ, ये सारे लोग आपको मिसगाइड करते रहते हैं साथियों। एग्जाम हॉल में क्वेश्चन नहीं फंसते हैं, आप विश्वास करके जाते हैं। लेकिन एग्री ज्ञानपीठ एक ऐसा चैनल है जिसको कहीं से भी आप कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक वीडियो से संबंधित जो भी 6 से 7 वीडियो लेक्चर आते हैं उनको देख लीजिएगा, और उसके बाद में जो एक वीडियो और आता है जो 48 मिनट 50 मिनट का लगभग हो जाता है, उसको देख लीजिएगा। और एक दो तीन बार अगर वीडियो को देखेंगे तो आपका काम एक दिन का हो जाएगा। इससे ज़्यादा कोई भी किताब बुक आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सारी किताब, सारी बुक की मेहनत एग्री ज्ञानपीठ के जो टीचर होते हैं वो करते रहते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पर परोस के दे दिया जाता है, बस आपको चम्मच लगा के घी चुपड़ के खाना ही होता है साथियों, और कुछ नहीं करना होता है साथियों। ठीक है, बाकी आप समझदार हैं, आप लोग खुद देखते होंगे कंटेंट कितना ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का है, और यूँ ही एग्ज़ाम में हो जाता है। हम यहाँ पे जो भी बातें बताते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्स जो होते हैं वो बताए जाते हैं, ताकि आपको कंटिन्यू ये वीडियो में मदद कर सकते हैं। फिर मिलता हूँ चौथे वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय। मित्रों, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ अकेडमी में। और आज के दिन जो आपका वीडियो लेक्चर 5वां वीडियो लेक्चर है, 5th वीडियो लेक्चर है। और कल तक मैंने काफ़ी कुछ करा दिया था, आपका सिलेबस ख़त्म होने के कगार पर है एकदम से। और सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ से शुरू करते हैं साथियों। तो पहला क्वेश्चन है आपका, लेक इंसेक्ट का मुख्य हस्त पौधा कौन सा है, तो कुसुम है। कुसुम है, बी हो जाएगा, कुसुम। अगला है, सीड लार्क किस अवस्था में पाया जाता है, बताओ किस अवस्था में पाया जाता है, तो रोल और कीट के अंडे के रूप में पाया जाता है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बटन लॉक किस रूप में होता है, देखो सूखा, कठोर, गोल होता है। बटन लॉक की यही पहचान होती है, जो सूखा होगा, कठोर यानी सख्त होगा, और गोल होगा, सुडोल होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला है आपका, एक सेकंड, 4 नंबर क्वेश्चन, सेलाक का उपयोग किस लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बर्निश और पॉलिश के रूप में। बर्निश और पॉलिश के रूप में। लेक इंसेक्ट की मुख्य परजीवी कौन सी होती है, तो इनकैरिसिया होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा, बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखते रहिएगा। अगला है, पैरासाइटिड्स का अर्थ है, मतलब पैरासाइट्स होते हैं, उनका अर्थ है जो जीव जो दूसरे जीव के अंदर जाकर उसे मारते हैं साथियों। अगला है 6 नंबर का, बी के बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लेक इंसेक्ट की मॉर्फोलॉजी में मुख्य भाग कौन सा होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा सिर है, सीना है और पेट हो जाता है। अगला है, बायोलॉजिकल
कंट्रोल में प्रेडिक्टर का कार्य क्या होता है? ऑप्शन हो जाएगा बी, कीटों को खाकर उनकी संख्या को कम करना साथियों। अगला है, लेक प्रोडक्शन के लिए सबसे उपयुक्त मौसम कौन सा है? ऑप्शन हो जाएगा बी, गर्म और आर्द्र मौसम, गर्म और आर्द्र मौसम। बटन लेक बनाने की प्रक्रिया में मुख्य चरण हो जाता है साथियों, ऑप्शन बी, रोल को इकट्ठा करना और सुखाना। अगला है, सीड लेक से क्या प्राप्त होता है? बटन लेक प्राप्त होता है, ऑप्शन हो जाएगा बी। लेक इंसेक्ट की पैरासिटिक नेचुरल इनेमी कौन सी है? ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला है क्वेश्चन 13, सेलाक किस प्रकार की सामग्री है? एक प्राकृतिक रोल होती है, नेचुरल रोल होती है, उसी को सेलाक कहते हैं। काफ़ी कन्फ्यूजन कर रहा होगा आपको, आप समझ के होगे, एक प्राकृतिक सामग्री होती है। लेक इंसेक्ट की लाइफ साइकिल में सबसे लंबा चरण कौन सा होता है? तो निम्फल होता है। अगला है, सी हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा, एक सेकेंड, सी ऑप्शन। होस्ट प्लांट के चयन में कौन सी बात महत्वपूर्ण है? तो पौधे की राल उत्पादन क्षमता करना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेक इंसेक्ट की पैरासिटिज्म को कम करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो कीटनाशक का छिड़काव कर दो। बायोलॉजिकल कंट्रोल में इनकार्सिया किस प्रकार का कीट है? तो पैरासाइटोइड कीट है, मतलब पैरासाइट कीट है, बी हो जाएगा। लेक इंसेक्ट किस पेड़ पर सबसे अधिक पाया जाता है? सबसे ज़्यादा कुसुम पर पाया जाता है, कुसुम पर पाया जाता है, बी नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन, सबसे ज़्यादा कुसुम पर पाया जाता है। लेक प्रोडक्शन में रोल का महत्व क्या है? तो यह उत्पाद के रूप में निकाला, देखो एक बाई प्रोडक्ट के रूप में रोल, ये रोल जो होता है वो निकलता है। जब हम लॉक प्रोडक्ट इसका लॉक जब उत्पादित करते हैं तब एक बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। क्या निकलता है? तो ये रोल जो होता है यह उत्पाद के रूप में निकाला जाता है साथियों। अगला है, बटन लॉक किस अवस्था में काटा जाता है? बताओ भाई, किस अवस्था में काटा जाता है? जब वह कठोर हो जाए, जब वह कठोर हो जाए, बी हो जाएगा आपका। सेलाक का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? तो लकड़ी और फर्नीचर बनाने के लिए होता है साथियों, बी हो जाएगा। अगला है, लाक इंसेक्ट की पैरासिटिज्म से बचने के लिए किसे नियंत्रित किया जाता है? ऑप्शन हो जाएगा बी, पैरासाइटोइड का उपयोग किया जाता है। होस्ट प्लांट सिलेक्शन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, पौधों का तापमान सहनशील। अगला है, लेक इंसेक्ट की बायोलॉजी में कौन सी अवस्था सबसे संवेदनशील होती है? ऑप्शन हो जाएगा बी, निम्ब फल सबसे संवेदनशील है मित्रगण। बायोलॉजिकल कंट्रोल में प्रेडेटर्स का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन हो जाएगा ए, कीटों को मारना। अगला है, लेक की हार्वेस्टिंग कब की जाती है? हार्वेस्टिंग की जाती है साथियों गर्मियों में की जाती है, गर्मियों में, ए नंबर ऑप्शन लगा देना। सीड लेक किससे बनता है? ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा कीट का पहला उत्पाद। अगला है 28 नंबर, सेलाक की शुद्धता बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? ऑप्शन हो जाएगा ए, पिघालना और छानना। मेजर प्रोटेक्टर्स ऑफ लॉक इंसेक्ट में कौन सा आता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेडी बर्ड बीटल आ जाता है, 29 का ए नंबर ऑप्शन। 40 क्या है, पैरासाइट्स किस प्रकार के जीव होते हैं? ऑप्शन हो जाएगा बी, कीटों पर अंडे देते हैं और जो कीटों को मार देते हैं, ऑप्शन नंबर। अगला है 31 नंबर, लेक प्रोडक्शन के लिए कौन सा पौधा सबसे उपयुक्त नहीं है? तो सबसे उपयुक्त नीम नहीं है साथियों, बाकी बेर भी है, कुसुम भी है और फाइकस भी है। ध्यान रखना, काफ़ी ज़्यादा पेट क्वेश्चन और वीआईपी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बन जाता है। आप लोग नीम को तो लगा देंगे लेकिन फाइकस नहीं लगाएंगे, ठीक है, जो नीम है नहीं जबकि है फाइकस। सेलॉक किस रूप में बाजार में आता है? तो बटन और सीट के रूप में बाजार में मिलेगा। सेलॉक नहीं मिलेगा, सेलॉक चिल्लाते रहोगे नहीं मिलेगा। अगला है 33 नंबर, लेक इंसेक्ट का बॉटेनिकल नेम पूछ दिया है तो केरिया लाका हो जाता है, ऑप्शन ए के साथ हो जाता है। अगला है आपका 34, लेक प्रोडक्शन में रासायनिक नियंत्रण कब आवश्यक होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा, जब कीट की संख्या बहुत ही अधिक होती है। होस्ट प्लांट का चयन करते समय किस बात को ध्यान में रखना चाहिए? पौधे की जल प्रतिरोधी क्षमता को ध्यान में रखना चाहिए, पौधे की जल प्रतिरोधी क्षमता को। लेक इंसेक्ट की बायोलॉजी में पैरासिटिज्म किस चरण में अधिक होता है? ऑप्शन हो जाएगा बी, निम्ब फल में होता है। अगला है, सेलाक का प्राप्त करने के लिए लाक को कैसे संसाधित किया जाता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, पिघालना, छानना और सुखाना। अगला है पैरासाइटाइड्स बायोलॉजिकल कंट्रोल में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा, कीट नियंत्रण के लिए साथियों। अगला है लेक इंसेक्ट की पैरासिटिज्म को कम करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? ऑप्शन हो जाएगा बी, कीटनाशक का उपयोग। लेक इंसेक्ट का पालन पोषण किस प्रकार किया जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा, प्राकृतिक रूप से होस्ट पेड़ पर। अगला है, सेलाक की मुख्य उपयोगिता क्या है? ऑप्शन हो जाएगा बी, बर्निश और पेंट। मेजर प्रोटेक्टर्स का कार्य होता है, ऑप्शन ए, कीटों को मारना और उनकी संख्या को कम करना।
होस्ट प्लांट की भूमिका क्या है? ऑप्शन हो जाएगा ए कीट का निवास स्थान और भोजन का स्रोत, कीट का निवास स्थान और भोजन का स्रोत। लेक इंसेक्ट के लाइफ साइकिल में कितने चरण होते हैं? तो 4 चरण होते हैं मित्रगण, 4 चरण होते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल में कौन सा कीट उपयोगी होते हैं? ऑप्शन हो जाएगा ए पैरासाइट्स और प्रोटेक्टर्स। अगला है 46, सीड लैक को किस अवस्था में संग्रहित किया जाता है? ऑप्शन हो जाएगा ए नरम अवस्था में, नरम अवस्था में, सॉफ्ट अवस्था में। लेक इंसेक्ट के पैरासिटिज्म से किसे नुकसान होता है? ऑप्शन हो जाएगा बी लेक इंसेक्ट पॉपुलेशन को नुकसान हो जाता है। अगला 48, सेलेक की शुद्धता बढ़ाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाता है? तापमान नियंत्रण और फिल्टरिंग का तरीका अपनाया जाता है मित्रगण। 49 नंबर क्वेश्चन है, लेक इंसेक्ट का प्राकृतिक दुश्मन कौन है? तो लेडी बर्ड बीटल हो जाता है, लेडी बर्ड बीटल हो जाता है। लेक इंसेक्ट की बायोलॉजी में पैरासिटिज्म से बचाने के लिए सबसे प्रभावी क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बायोलॉजिकल कंट्रोल और कीटनाशक का संयोजन मित्रगण। तो यह आपके 50 क्वेश्चन 5वें वीडियो लेक्चर के हो जाते हैं मित्रों। अब 6वें वीडियो लेक्चर के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे, पूरे सिलेबस के निचोड़ रहेंगे, वो अगले वीडियो में मिलेंगे। और उन वीडियो से देख लेना मित्रगण, 20+ क्वेश्चन पक्का मिलेंगे। 50 में 20 क्वेश्चन दे देना सिर्फ एग्री ज्ञानपीठ के रिसर्च के दे सकते हैं, रिसर्चर ही दे सकते हैं। वरना आप कितना भी यूट्यूब के पीछे पढ़ रहे हैं, कितनी भी किताबों के पन्ने पलटते रहे हैं, लेकिन अगर ये नेक्स्ट वीडियो 6वां वीडियो जिसने देख लिया, समझ लो उसका काम हो गया। क्योंकि 20 क्वेश्चन उसके छूटने वाले नहीं है साथियों, किसी भी कीमत पर। केवल बहुत ही कम बताए हैं 20, पर ना फंसेंगे तो इससे ज़्यादा भी। ये आप मिला के रख लेना, अंतिम वीडियो देख के जाना, मिला भी लेना साथियों। ये एग्री ज्ञानपीठ बोलता है, एग्री ज्ञानपीठ हमेशा जो वादा करता है बड़े रियलेबल करता है, बड़ी ही अफोर्डेबल तरीके से करता है, और करता है और करता रहेगा। फिर मिलता हूँ 6वें वीडियो लेक्चर के साथ, इसी सेमेस्टर और इसी सिलेबस के अनुसार, इसी ले में, इसी अंदाज के साथ फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।